हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। जो हमारे भारत में शासन व्यवस्था चलती है फ्रेंड्स, वो कौन सी चलती है? लोकतंत्र है। तो यहाँ करप्शन, घूसखोरी की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो जनता के भरोसेमंद शासन करते हैं। जिससे जनता सबसे ज़्यादा उम्मीद और भरोसा करती है, उसी को ओनली 5 साल की शासन व्यवस्था सौंपती है कि आप हमारी शासन व्यवस्था चलाइए। यहाँ पे कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। तो डियर फ्रेंड्स, करप्शन, घूसखोरी, रिश्वत की तो बात आती ही नहीं होती होगी। तो फिर डियर फ्रेंड्स, कभी कभी हम कैसे ऐसा क्यों सुनते हैं कि किसी नेता ने 5 लाख रुपए गायब कर दिए या खा गया? यहाँ गलती किसकी होती है? तो डियर फ्रेंड्स देखिए, जब चुनाव होता है तो आपने ध्यान किया है, कुछ उम्मीदवार होते हैं डियर फ्रेंड्स कि वो क्या पैसों के दम पर वोट को पाना चाहते हैं। एक ये उम्मीदवार था, इसने सोचा 5 लाख रुपए अभी खर्च कर देते हैं, सबको 5-5 हज़ार रुपये बांटना शुरू कर दिए। और इसने सोचा कि मुझे कोई पैसे नहीं बांटना है, और इसने सोचा कि 5-5 हज़ार रुपये अभी बांट रहे हैं और फिर 10 लाख रुपए वसूल कर लेंगे, क्या करना, एक बार बंद तो जाने दो। और हम भी किसको वोट देते हैं? जो हमें पैसा देता है, क्योंकि हम तो ईमानदार ठहरे ना भैया। हमें पैसा, हम सोच लेते हैं कि जो हमें अभी पैसा दे रहा है, हो सकता है जब ये बन जाए तो माला माल कर दे, और ये तो अभी पैसा दे ही नहीं रहा है, तो बाद में क्या करेगा? शायद ये नीतियाँ लाने में भी कंजूसी कर दे। और हमने भी किसको वोट दिया डियर फ्रेंड्स? जिसने हमें पैसा दिया था। और फिर जब वो बन जाता है, तो यदि वो 10 लाख रुपए खाता है, तो फिर कौन सी गलती करता है? क्या गलती इस नेता की थी डियर फ्रेंड्स जिसने 10 लाख रुपए खाए, या फिर इस जनता की थी? हमने डियर फ्रेंड्स इनके फंसाए हुए जाल पर फंस जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, हम सोच लेते हैं कि नहीं ये अब सही कर रहा है, और हम उसी को वोट दे देते हैं जो हमें पैसा देकर। और हम यहीं से शुरुआत हो जाती है रिश्वतखोरों की, करप्शन वालों की, घूसखोरी की, और फिर आगे बढ़ता ही जाता है ये सिलसिला। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, इन नीतियों में बिल्कुल नहीं फंसिए, जागरूक बनिए, जागरूक बनाइए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मामले लिए जाते होंगे लोकतंत्र में, तो क्या जनता की इच्छाओं से लिए जाते हैं? क्या डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं अभी इस टाइम पे, हम इसी टाइम पे लोकतंत्र में हमारे देश में डियर फ्रेंड्स कोरोना ने मातम मचाया हुआ है। चारों ओर मृत्यु का तांडव हो रहा है। चाहे जहाँ देखो आप, हम देख रहे हैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर कम पड़ रहे हैं, बेड कम पड़ रहे हैं, लोग ज़मीनों में, बीमार व्यक्ति ज़मीनों में तड़प रहा है, डला है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या इस टाइम पे ऐसी स्थिति में, देश की ऐसी स्थिति है, इस टाइम पे चुनाव करवाना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जहाँ लॉकडाउन है, लोग ज़रूरत का सामान लेने के लिए घबराता है, दहशत का माहौल बना हुआ है, घर से बाहर नहीं निकलता है। क्या इस टाइम पे डियर फ्रेंड्स रैली करवाना ज़रूरी है, चुनावी रैलियाँ? क्या जिसने डियर फ्रेंड्स, जिसको सरपंच विधायक जो भी था, इसने 5 साल देखा है, तो क्या 6वीं साल और नहीं संभाल सकते? डियर फ्रेंड्स, राजनेता हैं, इनकी कुर्सी दूर हो रही है, इनको लग रहा है हमें कितने जल्दी कुर्सी मिल जाए। लोग मरते हैं तो मरते रहें, इनको कहाँ फ़र्क पड़ता है? इनका तो आखिरकार इलाज हो ही जाएगा ना। क्योंकि इनका इलाज, इनको तो बेड मिल ही जाएंगे, कभी घूसखोरी के दम पर तो कभी रिश्वतखोरी के दम पर। इनको प्रॉब्लम तो किसको है? एक साधारण आम नागरिक को, बेचारा, जिसको डियर फ्रेंड्स ना ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ रहे हैं और डियर फ्रेंड्स बेड कम पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में भर्ती नहीं करवाया जा रहा है, और इनको चुनाव की पड़ी है इस समय। क्या ये सब जनता की इच्छाओं से हो रहा है, या राजनेताओं की अपनी कुर्सियों के लिए हो रहा है? हम देख रहे हैं 2018 में शिक्षक भर्तियों की डियर फ्रेंड्स क्या हुए थे, परीक्षाएं हो गई थी और रिजल्ट भी आ गए थे, लेकिन अभी भी हम लोग 2021 लग गया, 3 साल होने को है डियर फ्रेंड्स, और अभी भी हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। वो क्यों? तो क्या हम लोगों को ज़रूरत नहीं है? हम लोग बेरोज़गार हैं। हमारे भी सपने थे कि हम अपने घर का खर्चा संभालेंगे, खर्चा उठाएंगे, और यहाँ हम ही अपने घर का एक प्रकार से बोझ बने फिर रहे हैं। कहाँ से क्या चले? क्या जब हम डियर फ्रेंड्स, और इन राजनेताओं को तो 2 दिन इनकी कुर्सी तो दूर रहना मुश्किल पड़ रहा है। क्या हम लोगों को मुश्किल नहीं है? लेकिन अपने देश का खतरा जानते हुए, अब कोरोना टाइम का ध्यान रखते हुए, दूसरों की जान की परवाह है,
इसीलिए हम लोग चुपचाप शांत हैं, ना कोई आंदोलन ना कोई प्रॉब्लम, या फिर रो के झेलो, है ना। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, क्या इस टाइम पे चुनाव करवाना ज़रूरी है? इन बातों पर गौर करना चाहिए, सरकार को ध्यान करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, यही सब चुनौती हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं लोकतंत्र की चुनौतियों में डियर फ्रेंड्स, लोकतंत्र की चुनौती 3 प्रकार की चुनौतियों के बारे में इस लेसन में दिया हुआ है। वो है, एक तो लोकतंत्र को आधार बनाने की चुनौती, जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं है उसको कैसे बनाया जाए, वहाँ पे कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या 5 साल में चुनाव होना चाहिए या 6 साल में, कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, चुनाव के आधार पर सरकार बननी चाहिए या डिग्री के आधार पर, ये सब होती है आधार की चुनौती लोकतंत्र को। जैसे इस प्रकार अभी हम देख रहे हैं नेपाल में राजतंत्र स्थापित था और वहाँ पे क्या स्थापित हो, राजतंत्र अभी हाल ही में राजतंत्र विस्थापित हुआ है, हटा है जनता के आंदोलनों के फलस्वरूप। तो वहाँ पे है किसकी आधार बनाने की चुनौती, कि लोकतंत्र को किस प्रकार आधार बनाया जाए। दूसरी चुनौती है, जहां लोकतंत्र स्थापित हो चुका है वहां विस्तार करने की चुनौती। जैसे कि हम देखते हैं विस्तार करने के, हमारे भारत में लोकतंत्र तो स्थापित हो चुका है बहुत पहले, तो डियर फ्रेंड्स विस्तार करने की चुनौती, इसमें बहुत सारे तबके ऐसे रह जाते हैं डियर फ्रेंड्स, जो कि जैसे महिलाएँ हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो कि पॉलिटिक्स में आ ही नहीं पाते हैं। ये साम्राज्यवाद लेके आ जाते हैं बहुत से नेता, साम्राज्यवाद को उठाना, जातिवाद को उठाना, धर्मवाद को उठाना, नहीं हम आपकी जाति के हैं, हमको वोट दीजिए। अधिकतर डियर फ्रेंड्स वो कहते हैं ना, लाल डलहौजी तो चले गए, पर यहाँ पर फूट डालो राज्य करे की नीति यहाँ छोड़ के चले गए। वहाँ यहाँ पे धर्म के नाम पर हम देखते हैं धर्मवाद को उठाया जाता है कि हम आपके हिंदू धर्म के हैं, हमको वोट दीजिए, आप हम हिंदू धर्म का सपोर्ट करेंगे। जबकि डियर फ्रेंड्स आप तो अब भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, धर्म के नाम पर कभी भी वोट नहीं मांगना चाहिए, ना ही देना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं सभी धर्म का सार तो एक है ना, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या जैन हो, सभी धर्म एक हैं। सभी धर्म का सारांश हम लास्ट में देखें तो एक ही निकलता है, इंसानियत, है ना। ऐसा कोई धर्म नहीं कहता ना को ठेस पहुँचाओ। और तीसरी चुनौती है डियर फ्रेंड्स, तो उनको भी पॉलिटिक्स में लाना। महिलाएं हैं, जैसे महिला तो बना दी जाती हैं, हम महिलाओं के नाम पर वोट तो दे देते हैं, लेकिन हम देखते हैं तो कभी उनके पतिदेव पंचायत में दिखाई देते हैं तो कभी उनका बेटा, वो तो उनकी शक्ल ही नहीं दिखाई देती है। तो डियर फ्रेंड्स ये रही हमारी चुनौतियाँ, विस्तार करने की चुनौती। बहुत सारे संघ और अल्पसंख्यक और महिलाएं वगैरह बहुत संस्थाएं, जो कि डियर फ्रेंड्स जहां पे लोकतंत्र विस्तार नहीं हो पाया है, उनको लाना। और तीसरी चुनौती है डियर फ्रेंड्स किसकी, तीसरी चुनौती है हमारी किसकी, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। जैसे डियर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं लोकतंत्र तो स्थापित है, लेकिन अभी हमने देखा क्या लोगों की चलती है क्या, यहाँ पे तो राजतंत्र की ऐसी व्यवस्था हो गई है, राजाओं की तरह जो बन जाता है तो जब कहते हैं ना, जब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बस वही यहाँ पे लागू होता है। हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र तो स्थापित है, लेकिन सिचुएशन कैसी दिखाई दे रही है। अभी हमने बताया ना, कोरोना टाइम पे सब मर रहे हैं, लेकिन आपको इनको तो अपनी कुर्सी की ही पड़ी है। तो उसकी जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जागरूकता लाई जाए। जैसे हमने देखा, हम जिस उम्मीद से देते हैं, हम तो बड़े उम्मीद से, भरोसेमंद लोगों को हम क्या किया था, हमने इलेक्शन में उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया था, वोट डाले थे, और लास्ट में यही इंसान बेईमानी कैसे करता है, कैसे फंस जाता है, इस सब को कैसे छुटकारा किया जाए, निजात पाया जाए, इसके बारे में इस लेसन में डिटेल से बात करेंगे। यही है हमारे लोकतंत्र की चुनौती, इनकी जड़ें मजबूत करना। इन तीनों और राजनीतिक सुधार के बारे में भी इस लेसन में भरपूर बात करेंगे। लोकतंत्र तो आपने जान लिया, अब चुनौती के बारे में बात करें तो चुनौती एक ऐसी समस्या जो कि डियर फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे डियर फ्रेंड्स पार किया जा सके और पार करने पर आगे बढ़ने के रास्ते मिल जाएं, उसी को हम चुनौती कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा था डियर फ्रेंड्स, इसने चलना ही सीखा था। अब इसके सामने एक पत्थर आ गया, ये चल रहा था। अब इसके सामने ये चुनौती है कि इसके पार करेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स जैसे इसने पार किया और फिर आगे बढ़ गया, अब डियर फ्रेंड्स इसे इतना पत्थर फिर से भी मिल जाए तो अब इसे डर नहीं लगेगा। अब इसे क्या हो जाएगा, इस समस्या को
हल करने का उसे कला आ चुकी है, आगे बढ़ने की कला आ चुकी है, उसी को हम चुनौती कहते हैं। आ गया समझ में? तो चुनौती रही महत्वपूर्ण कि नहीं रही? हमें समस्याओं को हल निकालने की कला सिखाती है हमारी चुनौती। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, लोकतंत्र में इस प्रकार 3 प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं। कौन कौन सी हैं वो? तो देखिए, देखते हैं। लोकतंत्र में आधार बनाने की चुनौती। पहले नंबर है चुनौती हमारे लोकतंत्र में आधार बनाने की, जहाँ पे डियर फ्रेंड्स अभी भी दुनिया के 25% हिस्से ऐसे हैं, देश ऐसे हैं जहाँ लोकतंत्र स्थापित ही नहीं है। अभी डियर फ्रेंड्स हम देख रहे थे कि जो नेपाल है वहाँ पे भी डियर फ्रेंड्स राजतंत्र था, अभी हाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र को आधार कैसे बनाया जाए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या 5 साल में चुनाव होने चाहिए कि 6 साल में होनी चाहिए, क्या चुनाव के आधार पर डियर फ्रेंड्स वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालने वाला होना चाहिए या फिर डिग्री के आधार पर होना चाहिए। तो आधार बनाने की चुनौती है। और दूसरी चुनौती होती है लोकतंत्र में विस्तार की चुनौती। अब जहाँ पे डियर फ्रेंड्स लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, जैसे भारत में क्या है, लोकतंत्र स्थापित तो है, लेकिन अब इसका विस्तार कैसे किया जाए, समाज के हर एक वर्ग को राजनीति में कैसे लाया जाए। जैसे हम देखते हैं महिलाएं पीछे रह जाती हैं। अभी आप डियर फ्रेंड्स केंद्र स्तर पर देख लीजिए, संसद में देख लीजिए, क्या पुरुषों के बराबर महिलाएं हैं वहाँ पे। इसके बाद भी हर एक तबके पर जैसे अल्पसंख्यक पीछे रह जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम क्या बराबरी पर हैं राजनीति में। तो हर एक लोकतंत्र को विस्तार की चुनौती है। जैसे कोई स्त्री डियर फ्रेंड्स बन भी जाती है, हम देखते हैं कोई भी पंचायत में, अब तो पंचायत में नीचे ग्रामीण स्तर पर स्थानीय लेवल पर क्या हो चुका है, आरक्षण प्राप्त है कि अब सीट ही आ जाती है रिजर्व की, अब महिला सीट आई है तो महिला ही बनेंगी। और बन भी जाती है डियर फ्रेंड्स, तो हम जिस उम्मीद के साथ में महिला को जिताते हैं क्या, तो वहाँ पे हम पंचायत में कभी कभी देखते हैं कि महिला तो दिखाई ही नहीं देती है, भले बन गई है, कभी इसका पुत्र दिखाई देता है तो कभी इसके पतिदेव दिखाई देते हैं। तो ये चुनौती है कि सबको कैसे हम राजनीति में जोड़ सके, समाज के हर एक वर्ग को। तीसरी चुनौती है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। अब डियर फ्रेंड्स लोकतंत्र तो स्थापित है हमारे भारत में, लेकिन क्या उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं? जैसे हमने देखा कि यहाँ क्या जनता की चल पाती है? अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, इसके बाद भी चुनाव हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं जिस उम्मीद के साथ में हमने अपने राजनेता को बनाया था, उम्मीदवार को जिताया था, तो वो उम्मीद पूरी क्यों नहीं कर पाता है, वो भ्रष्टाचार से ग्रसित क्यों हो जाता है। तो किस प्रकार लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया जाए, इसके बारे में भी देखते हैं। चलिए एक एक से बात करते हैं तीनों के बारे में। तो देखिए, आधार बनाने की चुनौती लोकतंत्र को, पहली चुनौती एक डिटेल से बात करते हैं, तीनों चुनौती की एक एक से बात करेंगे। तो देखिए, अभी भी दुनिया में 25% हिस्से पर लोकतंत्र नहीं है। ऐसे हिस्से में लोकतंत्र को चुनौती है कि वहाँ पे आधार कैसे बनाया जाए। ऐसे देश में लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें हैं, और वहाँ पे तानाशाही को कैसे हटाना होगा, वहाँ पे तानाशाही को हटाना होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ किसके दम पर राज्य चलता है, सरकार वहाँ की चलती है सेना के बल पर। सेना नियंत्रण को दूर करना होगा और लोगों की इच्छाओं के आधार पर कोई भी नियम कानून बने, इसके लिए लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी। यही है वहाँ पे आधार बनाने की चुनौती। इसे समझने के लिए डियर फ्रेंड्स, आधार बनाने की चुनौती के लिए हमें नेपाल का उदाहरण लिया जा सकता है, क्योंकि नेपाल में अभी हाल तक राजतंत्र हुआ करता था और लोगों को वर्षों के आंदोलन के फलस्वरूप वहाँ पे लोकतंत्र ने राजतंत्र को विस्थापित किया है। अभी हाल ही की बात है, अभी नेपाल के लिए लोकतंत्र डियर फ्रेंड्स नया है, इसलिए वहाँ सबसे बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र को कैसे आधार बनाया जाए। अब देखते हैं आधार बनाने की चुनौती आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम वहाँ पे व्यवस्था लागू की जाए। राजतंत्र था तो वहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था, कानून कैसे होना चाहिए, ये वहाँ की चुनौती है। अब देखते हैं दूसरी चुनौती, विस्तार की चुनौती। तो जिन देशों में डियर फ्रेंड्स क्या है,
लोकतंत्र बरसों से मौजूद है, वहाँ पे उसको विस्तार की चुनौती है कि उसको विस्तृत कैसे किया जाए। लोकतंत्र के विस्तार का मतलब वहाँ देश की हर एक क्षेत्र के मूलभूत सिद्धांतों को हर एक लोकतंत्र के प्रभाव के समाज के हर एक वर्ग, हर एक संस्था पर तक पहुँचना चाहिए। लोकतंत्र का विस्तार की चुनौती के कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि स्थानीय स्वशासी निकायों में अधिक शक्ति प्रदान करना, संघ के हर इकाई में संघवाद के प्रभाव को लाना, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ना, ये सब है हमारी विस्तार की चुनौती कि वहाँ पे महिलाएं भी आएँ पॉलिटिक्स में और अल्पसंख्यक को भी जोड़ना चाहिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, हम देखते हैं कि ज़्यादातर अल्पसंख्यक को नहीं लाया जाता। क्या होता है, जैसे ही चुनाव में कोई अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब वहाँ के जैसे हिंदू मुस्लिम लोग कम हैं, जैन लोग कम हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये राजनेता लोग ही उठाने का काम करते हैं ऐसे मामले। बोलेंगे नहीं धर्म के नाम पर वोट दो, तो कभी कभी मांगते हैं जातिवाद के आधार पर। ज़्यादातर वहाँ पे विधायक कौन किसको खड़ा करते हैं, जिसका एरिया होता है, माना कि उस जाति का एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसी जाति का खड़ा कर देंगे। और फिर ये लोग क्या बोलेंगे कि मैं तो आपकी जाति का हूँ और अपनी जाति का डेवलपमेंट करूँगा, अपनी जाति का विकास करवाऊँगा, इसलिए मुझे वोट दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, हमें इस आधार पे कभी वोट नहीं देना है। साला ये खुद अपना पेट भरने की सोच रहा है, ये किसी का नहीं हो सकता जब जाति धर्म का बात करता है तो। क्योंकि हम तो सिर्फ हम ना किसी जाति के हैं ना किसी धर्म के हैं, हम तो हमारी पहचान सिर्फ एक होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान के हैं। इसीलिए ना तो धर्म के नाम पर वोट देंगे ना जाति के नाम पर वोट देंगे। यदि तुम्हें इंसानियत होगी तो तुम हर एक वर्ग को उठाओगे। तुम्हारा धर्म तो सिर्फ राजनेता का एक ही होना चाहिए, इंसानियत। हिंदुस्तान के हैं हम, हमारी पहचान बस यही है। लोकतंत्र के विस्तार का मतलब यह है कि ऐसे फैसलों की संख्या कम से कम हो जिन्हें लोकतंत्र की प्रक्रिया से हटकर लेना पड़े। डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोकतंत्र में फैसले मत लीजिए, लेना है तो बहुत कम लीजिए। जैसे एक फैसला आपने सुना था बिहार में, जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए क्या किया था, वहाँ की सरकार ने कानून बना दिया था कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो डियर फ्रेंड्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इससे क्या हुआ, बहुत सारे गरीब जनता और जो जिसके 2 से तीसरा बच्चा था वो पॉलिटिक्स से हट ही गया। तो ऐसे मत फैसले लीजिए कि जिससे लोकतंत्र में वो लोग हट ना पड़े। दूसरा भी तो जनसंख्या वृद्धि मानते हैं, जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए आप ये भी तो कानून ला सकते हैं। आजकल हर एक इतनी जागरूकता तो आ ही चुकी है कि हर एक पेरेंट्स जब बच्चा होता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उनका रिकॉर्ड भी होता है। तो आप डियर फ्रेंड्स जब 2 बच्चे होते हैं तो तीसरे के लिए ऑपरेशन बाध्य कर दीजिए, अनिवार्य कर सकते हैं। ये मत कहिए कि नहीं आप चुनाव में भाग नहीं ले सकते, आप उसमें भाग नहीं ले सकते। इससे तो हमारा लोकतंत्र ही खंडित होता है ना। इसके बाद देखिए, आज भी हमारे देश के समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो मुख्य धारा से पूरी तरह से जुड़ ही नहीं पाए हैं लोकतंत्र से। आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत राष्ट्र की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। ये सभी चुनौतियां हैं लोकतंत्र के विस्तार की। इसको हम उन तक कैसे पहुंचाया जाए, उनको पॉलिटिक्स में, राजनीति में और साथ में लोकतंत्र से कैसे जोड़ा जाए, आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद लोकतंत्र जो हमारे यहाँ पे है, तो डियर फ्रेंड्स क्या वाकई में लोकतंत्र, हमने बताया पहले ही सबसे स्टार्टिंग में लेसन के बाद कि लोकतंत्र तो स्थापित है, लेकिन सिचुएशन तो ऐसी चल रही है कि जैसे राजतंत्र हो। जिस निर्णय ले लिया तो ले लिया, जनता की इच्छाओं से क्या लिया जाता है निर्णय यहाँ पे। तो हम किस प्रकार लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं, चलिए इस लेसन में देखते हैं। देखिए, हर लोकतंत्र में कोई ना कोई चुनौती का सामना तो करना ही पड़ता है। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि हमारे देश में लोकतंत्र है तो और दूसरे देश में लोकतंत्र है तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ की समस्या और हमारे यहाँ की समस्या एक ही हो, और उससे निपटने के लिए समाधान भी अलग अलग ही होते हैं। देखिए, यही लिखा है यहाँ पे, हर लोकतंत्र की चुनौती का सामना करना ही पड़ता है। लोकतंत्र की चुनौती आती है तो ही सुदृढ़ीकरण होता है, ध्यान रखना। लोकतंत्र और की प्रक्रियाओं और संस्थाओं को मजबूत करने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं।
देखिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया और संस्था को मजबूत करने से लोगों को उनकी अपेक्षाओं के बारे में सही जानकारी मिल सकती है। जनसाधारण को लोकतंत्र की अपेक्षाएं और अलग अलग समाज में डियर फ्रेंड्स अलग अलग होती हैं। जनसाधारण की जो लोकतंत्र से जो अपेक्षाएं करती है वो अलग समाज में अलग अलग होती हैं और उसके निपटने के तरीके भी। जैसे डियर फ्रेंड्स, हमारे ही भारत में देख लीजिए आप, लोकतंत्र की समस्या कैसे अलग है। यदि हम बिहार की बात करें, वहाँ भी लोकतंत्र है अपने, तो वो तो राष्ट्र है, पूरे भारत में लोकतंत्र है ना। और डियर फ्रेंड्स, केरल की बात करें तो यहाँ पे दोनों जगह है, लेकिन केरल में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई शिक्षा की समस्या नहीं है, जबकि बिहार की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा शिक्षा का स्तर नीचे गिरा हुआ है यहाँ पर बिहार में। तो दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं। अब डियर फ्रेंड्स, एक ही नियम कानून तो दोनों जगह नहीं चल सकता ना। अब यहाँ पे कोई शिक्षा के लिए कानून ना भी लाया जाए तो चलेगा, लेकिन यदि यहाँ ना लाया जाए तो चलेगा क्या? नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, यही बताना चाहते हैं कि हर एक लोकतंत्र में वहाँ की समस्याएं अलग अलग होती हैं और वहाँ की सिचुएशन से, परिस्थितियों से उनको निपटना भी, उनके तरीके भी अलग अलग होते हैं। चुनाव में बूथ लूटने और फर्जी मतदान की घटना एक आम बात हुआ करती थी। जैसे हमने इमेज में देखा डियर फ्रेंड्स, क्या था वहाँ पे कि इमेज में हमने देखा कि वहाँ पे पेटी भी नहीं खुली है, लॉक लगा हुआ है मतदान पेटी का, कि मतदान जहाँ पे पड़े हुए हैं, और उन्होंने जीत की खुशी मनाना स्टार्ट कर दी कि हम जीत गए। तो वो ये कैसे हो गया? तो डियर फ्रेंड्स, या फिर उन्होंने पैसे खिलाए होंगे, या फिर डियर फ्रेंड्स उन्होंने बंदूक की बल पर वोट को जीता होगा, इलेक्शन जीता होगा। जैसे डियर फ्रेंड्स उल्टी बंदूक रखी हुई है कि यदि आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपका पत्ता साफ कर देंगे। ऐसे भी मतदान हुआ करते थे डियर फ्रेंड्स 1980 के दशक में। लेकिन जैसे ही 90 की शुरुआत हुई, 90 के दशक में टी.एन. शोषण मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त बने। उन्होंने कई ऐसे क्रांतिकारी कदम भी उठाए जिससे कि डियर फ्रेंड्स राजनीतिक दलों में अनुशासन आया और बूथ लूटने की घटनाएं कम हुई, नगण्य हुई, ना के बराबर हुई। इससे चुनाव आयुक्त को काफ़ी मजबूती मिली और इस पर लोगों ने विश्वास भी बढ़ गया कि हाँ, चुनाव सही होता है, फर्जी नहीं होता है। यहाँ पे जनता ही जिसको वोट डालेगी, मर्जी से वो जनता की मर्जी से ही हमारा नेता बनेगा। ठीक है ना। 21 की राजनीतिक दल आए, उन्होंने डियर फ्रेंड्स चुनाव आयुक्त आए, उन्होंने अच्छे अनुशासन के आधार पर चुनाव करवाया। इससे लोगों को विश्वास बढ़ा और मजबूती मिली। इस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हमें कभी भी डरना नहीं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो डर कर नहीं, डट के सामना करना चाहिए, है ना। कभी भी ना तो रिश्वत के नाम पर वोट देना चाहिए और ना ही डर से वोट देना चाहिए। और यदि कोई रिश्वतखोर आता है तो उसको आगे बढ़ाओ, उसको समस्या को डियर फ्रेंड्स ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि नहीं इसने 2 रुपये खाए हैं तो छोड़ो। 2 रुपये आज इसने खाया है, इसको बढ़ावा मिला तो कल डियर फ्रेंड्स ये 5 खाने के लायक ज़रूर बन जाएगा, है ना। जब तक उसको हटाया ना जाए, उस पर आवाज़ ना उठाई जाए, तो यदि कोई गलत आवाज़ आती है तो उसको तुरंत दबा दिया जाए, उसको तुरंत जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, तो वो आवाज़ बढ़ेगी ही कैसे। देखिए, अलग अलग देश लोकतंत्र की अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। किसी भी देश के समक्ष आने वाली एक खास चुनौती इस बात पर निर्भर करती है कि वह देश लोकतांत्रिक विकास के किस चरण पर है, और किसी खास चुनौती से निपटने के तरीके भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लोकतंत्र यदि हमारे देश में लोकतंत्र है और डियर फ्रेंड्स ये हमारे बगल बांग्लादेश में लोकतंत्र व्यवस्थापना है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही उसको भी प्रॉब्लम हो और हमको भी प्रॉब्लम हो, एक ही चीज़ में हो। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग लोकतंत्र में अलग अलग चुनौतियाँ आती हैं और उसको निपटने की अलग अलग परिस्थितियाँ भी होती हैं। जैसे यदि हम देखें, अभी बिहार का एग्जाम्पल ले लें, हमारे ही देश में वहाँ भी लोकतंत्र है क्योंकि वो हमारा राज्य ही है ना हमारे देश का। तो बिहार और केरल की बात लेते हैं, तो बिहार में हम देखते हैं यहाँ पे भी लोकतंत्र है और केरल में भी लोकतंत्र है ना। तो वो तो देश का पार्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं। जब यहाँ की चुनौती क्या है कि अशिक्षा से पार करना, है ना, अशिक्षित ना हो लोग। और इसके बाद केरल की यदि हम चुनौती देखें तो केरल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक सा कानून तो नहीं लाया जा सकता, इनकी चुनौतियाँ कोई एक से सामना तो नहीं किया जा सकता,
है ना। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे तो शिक्षा के लिए कानून लाना चाहिए कि शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, और शिक्षा को बढ़ाने के लिए, और जबकि यहाँ पे सबसे शिक्षा के मामले में सबसे आगे है, तो क्या एक ही कानून ला दिया जाएगा, तो क्या एक ही नीति बना दी जाएगी? लोकतंत्र तो दोनों जगह है, तो क्या दोनों का विकास हो जाएगा? नहीं। इसके लिए तो भरपूर था, लेकिन इसके लिए बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए तो आरक्षण ज़्यादा की ज़रूरत है ना, कि ज़्यादा अच्छी सी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कानून लाया जाए, जबकि केरल में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो पहले ही से है ना। शिक्षा के मामले में सबसे आगे है केरल। या फिर जनसंख्या के मामले में डियर फ्रेंड्स हरियाणा को देख लें हम। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो डियर फ्रेंड्स वहाँ का कानून लाना जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, लेकिन केरल के लिए ज़रूरी नहीं है। वहाँ की जनसंख्या तो वैसे ही नियंत्रण है। तो एक सा कानून पूरे देश में या पूरे लोकतंत्र में नहीं चलता, उनकी परिस्थितियों के अनुसार, उनकी चुनौतियाँ अलग अलग हैं, उसके अनुसार चलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार। अब लोकतंत्र में हम राजनीतिक में कैसे सुधार ला सकते हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसके अर्थ को ध्यान लेते हैं। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में दिए गए सभी सुझाव प्रस्ताव लोकतंत्र सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। तो लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार क्या कहे जाते हैं, किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र में जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को निपटने के लिए, उस समस्याओं को हल पाने के लिए जो सुधार किए जाते हैं डियर फ्रेंड्स, उसको ही हम लोकतांत्रिक या राजनीतिक सुधार कहते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए, कानून बनाकर राजनीति में सुधार लाना बिल्कुल सही। यदि कोई गलत लग रहा है, सबकी सुरक्षित के लिए हमें कानून बनाना चाहिए, उनका कड़ाई से पालन भी करवाना चाहिए। जैसे कि कानून बन गया कि डियर फ्रेंड्स कोरोना टाइम पे अभी पे मास्क बिना लगाए आप बाहर नहीं निकल सकते, तो ये कानून तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, आपके लिए भी हमारे लिए भी, और होना भी चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से सबको भुगतना पड़ जाता है ना। कहते हैं ना, गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है। तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स कानून बना करके हम राजनीति में सुधार ला सकते हैं। इसी प्रकार डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप कानून बना सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई का बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लेता है, ठीक है, व्यवस्था है सारी भारत सरकार के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ पर सबको पता है, उन लोगों को इतना रिकॉर्ड तो रखते होंगे ना कि किसके 2 बच्चे हैं कि 1 बच्चा है। जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड करके उनका ऑपरेशन कराइए, कानून बनाइए कि नहीं ऑपरेशन होगा तो होगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है। हम देखते हैं कि इसके पास, एक इंसान के पास एक ही घर है, उसके भी यदि 4 बच्चे हो गए तो क्या यहाँ पर रहेंगे कि यहाँ रहेंगे? आप ही बताइए। 4 बच्चों को यदि 2 बच्चे होते तो माँ बाप भी खुश रहते और 2 बच्चे ही खुश रहते कि नहीं रहते। और डियर फ्रेंड्स, यदि ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? हमारे भारत सरकार की शिक्षा व्यवस्था की। इतना उनको जागरूक बनाओ, लोगों को शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो वो लोग जागरूक होंगे और वो लोग हर बात समझेंगे। लेकिन हमारे भारत देश में डियर फ्रेंड्स ज़्यादातर जो शिक्षा व्यवस्था पर ना दे करके हम देखते हैं अभी पुलिस की जॉब ज़्यादा खुलती है, हर साल हम देखते रहते हैं, फॉर्म ही डलते रहते हैं, है ना। लेकिन हम देखते हैं शिक्षा के लिए टीचरों की वैकेंसी 2011 में आई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। 2011 से डियर फ्रेंड्स अभी 2021 लगने वाला है, लग गया, और अभी भी इनका कोई अता पता नहीं है टीचरों का। तो डियर फ्रेंड्स, यदि शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, शिक्षक को आगे यदि अधिकार प्राप्त हो गए और इनको संस्कार दिया जाएगा लोगों को डियर फ्रेंड्स, तो फिर इनको पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी क्या पुलिस की ज़रूरत है? जब ये लोग क्राइम ही नहीं करेंगे तो पुलिस लगती काहे के लिए है? तो शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाइए ना, कि पुलिस में पैसा डालने से ज़्यादा अच्छा है कि आपको उसकी जड़ को ख़त्म करिए, करप्शन की जड़, रिश्वतखोरी की जड़ को ख़त्म करिए, आपको पुलिस की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी ना, राजनेताओं को पड़ती है ज़्यादातर, उन्हीं को ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो वही घूसखोरी करते हैं, कोई और तो करता नहीं है। इसके बाद देखिए, सॉरी जिसको बुरा लगा हो, तो हर राजनेता ऐसा नहीं होता है, और हर डियर फ्रेंड्स, मैं भी टीचर हूँ, कभी कभी टीचरों की भी गलती होती है। हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत से टीचर व्यवस्था हर राज्य में हम देखते हैं, हर बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन डियर फ्रेंड्स कभी कभी कुछ टीचरों की लापरवाही की वजह से सब टीचरों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। जब डियर फ्रेंड्स हर बच्चा स्कूल जाता है तो फिर करप्शन क्यों होते हैं, क्यों उनको संस्कार नहीं दिए जाते हैं? कभी कभी
कभी टीचर भी अपनी फुल जिम्मेदारी नहीं निभा पाता है। उसी की वजह भुगतता है कौन? आम नागरिक, जो कि डियर फ्रेंड्स ईमानदार और सच्चा है, उसको भी डियर फ्रेंड्स कभी ना कभी करप्शन में, कभी ना कभी रिश्वतखोरी में फंसा ही लिया जाता है ना। तो गलती सबकी होती है, लेकिन सुनते हैं ना वो, गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है ना, वही होता है। देखिए सावधान, अब दूसरा, हम राजनीतिक सुधार कैसे ला सकते हैं? सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। यदि डियर फ्रेंड्स कोई भी कानून सोच समझ के अच्छे से बनाया गया है, तो वो हम देखते हैं जो खराब आचरण करने वालों को हमेशा वो तोड़ने वाला होगा और अच्छों को बढ़ाने वाला होता है ना। जैसे कि डियर फ्रेंड्स अभी कोरोना टाइम पे कानून बनाया गया, कुछ लोगों को बेकार लग रहा है 2 गज की दूरी, और कुछ लोगों के लिए डियर फ्रेंड्स, तो उन लोगों को यदि ये कानून बनाया गया है कि आप बिना मास्क से आएंगे तो आपको पेनाल्टी लगेगी और हो सकता है आपको लॉकर में भी बंद कर दिया जाए, है ना। तो ये कानून का सख्ती से पालन यदि होता है, ये सोच समझ के कानून बनाया गया है, तो डियर फ्रेंड्स इससे जो बुरे व्यक्ति हैं उसको हतोत्साहित करेगा, उनको ऐसा काम नहीं करने देगा और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करेगा। इससे बहुत सारी जनता का क्या है, लाभ ही है। अभी मास्क नहीं लगा पा रहे हैं बहुत से लोग, और बाद में जब वहाँ पे जा कर के मरेंगे 10 दिन तक इन्हें मास्क लगाने का 2 मिनट का टाइम नहीं है, और फिर बाद में डियर फ्रेंड्स जब ये मरेंगे तो इन्हें 5 महीने का टाइम रहेगा जब बिस्तर में पड़े रहेंगे। तो ये कानून के द्वारा उन्हीं की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए है, और माने भी, आप भी माने, हम भी मानेंगे, और दूसरों को मनवाना भी हमारी जिम्मेदारी है, समझाना भी। देखिए कानूनी बदलाव करते समय इस बात पर निर्भर भी विचार करना होगा कि राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप कोई भी कानून पर बदलाव लाना चाहते हैं, हो सकता है सिचुएशन के अनुसार कभी कभी कानून पर बदलाव लाया जाता है। जैसे डियर फ्रेंड्स लॉकडाउन की व्यवस्था तो है, मानते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स कभी कभी कोई कानून को बदलाव लाना भी ज़रूरी होता है। जब कोरोना का संकट टल जाता है तो उस टाइम पे इस प्रकार से सख्ती से पालन करवाना गलत होता है ना। जैसे उस टाइम पे अभी कोरोना का संकट कम था डियर फ्रेंड्स, तो विवाह शादी ये भी तो ज़रूरी थे ना, तो हो रहे थे, है ना, करवा लिए थे, इस तो कानून में बदलाव लाया गया था। और बाकी भी, जैसे 370 की धारा को तोड़ना, अभी हम देखते हैं 370 की धारा को तोड़ना उस टाइम पे सही था, लेकिन इस टाइम पे तोड़ना बिल्कुल सही था। तो इसमें बदलाव करने के लिए सोच समझ के लाया गया। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा टूट जाती है तो? यदि उस टाइम टूटती तो प्रभाव और ज़्यादा गलत था, लेकिन इस टाइम टूटी है तो इसका प्रभाव सही ही पड़ा। तो ये पहले भी सोच लेना चाहिए। देखिए कई बार प्रभाव एकदम उल्टे निकलते हैं। हम कुछ सोचते हैं और कुछ हो जाता है। जैसे कई राज्यों ने 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे वाले लोगों को पंचायत चुनाव से लड़ने को रोक दिया था, है ना। और इस कारण से कई गरीब लोग डियर फ्रेंड्स क्या हो गए, महिलाएं और गरीब लोग क्या हो गए, चुनाव लड़ने के लोकतांत्रिक अवसरों से वो वंचित ही रह गए। तो डियर फ्रेंड्स कभी कभी कोई भी नियम हम पारित तो कर देते हैं, तो हमें सोच समझ के करना चाहिए। राजनीतिक सुधार के लिए कानून तो बनाइए, लेकिन सोच समझ के बनाइए। बदलाव तो लाइए, लेकिन सोच समझ के लाइए। कोई भी कानून बदल रहे हैं तो हमें सोच समझने की इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे चुनाव में इनको क्या कानून ला दिया गया था कि 2 बच्चे से जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उसको चुनाव में भागीदारी ही नहीं बनाना है। तो डियर फ्रेंड्स वो इलेक्शन जब लड़ेगा नहीं, तो डियर फ्रेंड्स इससे क्या हुआ, जो महिलाएं थीं, जो गरीब बच्चे थे, गरीब परिवार थे, उसके पहले से वो जागरूक ना होने की वजह से वो पहले से राजनीति में थे ही नहीं, और अभी भी उनको हटा दिया गया कि आप चुनाव इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स वो तो हमेशा के लिए रह जाएंगे, छूटे रह जाएंगे, फिर उनका विकास तो हो ही नहीं पाएगा। मतलब वो कोई अच्छा भी है, चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। अब तो बच्चे उसके हो ही गए हैं, जिसके नहीं हुए हैं उस पर कानून बनाइए ना, उसको कानून लाना चाहिए कि नहीं अब 2 से बच्चे तीसरा होने ही नहीं देंगे। आपका ऑपरेशन ज़रूरी है, निश्चित है। सबसे बढ़िया कानून डियर फ्रेंड्स वह है जो लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों को सुधार करने की ताकत देता है, अधिकारों में सुधार करने की ताकत देता है। हमें ऐसा कानून लाना चाहिए। वही हमने बताया कि डियर फ्रेंड्स आप कानून तो लाइए, लेकिन सोच समझ के लाइए। जैसे वहाँ पे कानून ला दिया गया कि नहीं 2 से 3 बच्चे वालों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, इससे बहुत सारे वंचित रह गए। और यदि ये कानून लाया जाता कि नहीं 2 से तीसरा बच्चा नहीं होगा, ऑपरेशन करवाएंगे, तो डियर फ्रेंड्स इससे फिर क्या हो जाता, उसके बच्चे समस्या की जड़ से समाप्ति होती। ये ना होता कि राजनीति में बहुत से लोगों को हटाने की ओर ध्यान दिया जाता,
है ना, कि इससे तो वो लोग और पीछे रह जाएंगे। देखिए, सूचना का अधिकार, कानून लोगों को जानकार बनाने और लोगों को लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। मतलब सूचना का अधिकार डियर फ्रेंड्स, ये कानून है कि सबको जानकारी दी जानी चाहिए। यदि कोई कुछ पूछ रहा है तो जानकारी का, सूचना का अधिकार सबको है। इससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कैसे कैसे नेता बना है, कैसा क्या हुआ है, कौन सी नीति आई है, कौन सा कानून आया है और क्या सही है क्या गलत है। और यदि गलत है डियर फ्रेंड्स तो उसको हमें अधिकार भी प्राप्त होता है कि हम एक तो ये अधिकार है कि हमें सूचना का पूर्ण अधिकार है ना। हम कोई भी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं कि ये नियम कानून किस तरह से बना है, और गलत बना है तो अपन सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहस, मतलब सुप्रीम कोर्ट से केस भी दर्ज करवा सकते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, या सही है या नहीं है, कितने हद तक सही है। तो हमें ये सूचना का अधिकार प्राप्त है लोकतंत्र में, और ये तो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अच्छा तरीका है सूचना का अधिकार। देखिए, लोकतंत्र सुधार राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों पर जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज से ज़्यादा मजबूत बनाने का होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, जो राजनीतिक दल हैं, कोई भी दो दल होते हैं, हम देखते हैं एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है, और यही दल डियर फ्रेंड्स राजनीति को सुधार करने का काम करते हैं। यदि कोई भी दल डियर फ्रेंड्स कोई नियम लेके आता है तो डियर फ्रेंड्स यह राजनीतिक दल दूसरा विपक्ष बोल पड़ता है कि इसमें ये कमियां हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारी राजनीति बिल्कुल जो खराब चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं और सुदृढ़ीकरण होकर के कोई भी कानून पारित होता है। तो डियर फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक सुधार राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों को जोर देना चाहिए, और लोकतांत्रिक कामकाजों को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक सुधारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव पर यह भी सोच होना चाहिए कि उन्हें कौन लागू करेगा और क्या लागू करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा ये लेसन, जल्दी से क्विक रिवीजन करिए। डियर फ्रेंड्स, हमने क्या देखा इस लेसन में, लोकतंत्र की 3 प्रकार की चुनौती देखी। कौन कौन सी? एक देखा आधार के आधार पर, लोकतंत्र स्थापित कैसे किया जाए, उसका आधार कैसा होना चाहिए। दूसरी चुनौती देखिए, उसको विस्तार कैसे किया जाना चाहिए, उस बहुत से वर्ग छूट के रह जाते हैं, महिलाएं हैं या फिर अल्पसंख्यक लोग हैं। और तीसरी चुनौती देखिए, लोकतंत्र की जड़ों को किस प्रकार मजबूत बनाया जाए कि जिससे कि डियर फ्रेंड जिस पर हमने भरोसा किया है, उम्मीद की है, वो कैसे खरा उतरेगा और कहाँ गलती होती है। इसके बारे में भी देखा कि हमने देखा कि कभी रिश्वतखोरी की वजह से हम गलत नेता को चुन लेते हैं और फिर वही गलत नेता डियर फ्रेंड्स गलत कार्य ही करेगा और वो खुद का पेट भरने की ज़्यादा कोशिश करता है। तो हमने 3 आधार पर और लोकतंत्र में किस प्रकार राजनीतिक सुधार किए जा सकते हैं, इसको भी हमने बहुत अच्छे से चर्चा की। कैसा लगा ये लेसन, प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जो भी प्रॉब्लम जहाँ भी ये कुछ हो, आप कमेंट बॉक्स से क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।